हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे, अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज ये 12th फिजिक्स का जो यूनिट चल रहा था रे ऑप्टिक्स, उसमें 11th लेक्चर है, जिसमें आज की टॉपिक है टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या है, अपवर्तनांक के प्रकार। तो अपवर्तनांक के अगर प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पिछले वीडियो में यानी कि 10th लेक्चर में हम लोगों ने अपवर्तनांक को पढ़ने का तरीका स्नेल के नियम में ही समझ लिया था। सपोज यहाँ पे लिखा गया है 1n2, तो इसको आप क्या पढ़ते थे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। क्योंकि हम लोग इसको पढ़ना समझ चुके हैं, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ऐसा हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो अब बस इसी क्रम में आगे चलना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसी क्रम को जारी रखें। वायु के सापेक्ष यहाँ पे अगर मैं लिख दूं a और यहाँ पे लिख दूं ng, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब पहला जो मीडियम होना चाहिए, यानी कि जहां से प्रकाश की किरण आ रही है, वो हमारा पहला मीडियम अगर क्या होगा, एयर होगा, और दूसरा मीडियम एयर को छोड़कर होगा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष हम दूसरे माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालेंगे, जिसमें पहला माध्यम हमारा क्या आएगा, एयर, तो एयर के सापेक्ष अगर अदर मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो अदर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको अब तक की बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, इसके लिए आपको याद ये रखना है कि वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का, वायु ना रहे उसको छोड़कर बाकी दूसरा कोई भी हो सकता है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो हमारा उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यहां पे हमने इसको ऑलरेडी लिखा है। अपवर्तन की क्रिया में यदि पहला माध्यम निर्वात या वायु हो, पहला माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु, ये कंडीशन है कि पहला वाला मीडियम हमारा क्या होना चाहिए, निर्वात या वायु होना ही चाहिए। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये तो मैंने अपवर्तन की क्रिया में पहला माध्यम निर्वात या वायु ऐसे लिखा है कि आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अब इसकी परिभाषा यहां से स्टार्ट होती है, वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसका, उसी माध्यम का। सपोज पहला मीडियम एयर है, दूसरा आपका ग्लास था, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng चाहे हम लिखें चाहे N इज इक्वल टू लिखें, बात एक ही है। अभी ये चीज आप समझेंगे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इंडेक्स जो यहाँ पे आपका मतलब संकेत है, इसका मतलब है संकेत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो यन से डिनोट करते हैं या तो म्यू से, या तो यन से या तो म्यू से। मतलब अगर आपका Ang है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्पेशली यन लिख सकते हैं या Ng भी लिख सकते हैं। ये सब आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। बट आपको लिखना चाहिए इसी तरह से, या तो म्यू लिखें या फिर एन लिखें। सपोज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया 1.5, तो आप समझ जाइए कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है कितना, 1.5, तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के, Ang है ये, ठीक है ना। अगर वाटर का दे दिया NW इज इक्वल टू 1.33 या N इज इक्वल टू 1.33 ऐसा दिया, तो आप समझ जाइए ये किसके सापेक्ष है, एयर के। बट ये क्या है, एब्सोल्यूट है। क्या है ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको अब तक की बातें समझ में आ गई होंगी। यदि पहला माध्यम हमारा क्या हो, वायु हो, और दूसरा वायु को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है N इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी ये फार्मूला भी लिखा गया है। N इज इक्वल टू क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो, और एयर से जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, मतलब वहां पे उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा।
तो उसमें उसकी चाल कितनी होगी, इन दोनों का अगर रेशियो हम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक मिल जाएगा। अभी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, तो आप इन बातों को समझें। अब रही बात n इज इक्वल टू सी बाई वी कहाँ से आया, ये बात है, तो ये अभी हम वीडियो के आगे स्टेप में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वाज देखिए तो आप समझ पाएंगे कि n इज इक्वल टू सी बाई वी क्यों आया। तो चलिए अब बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। सापेक्ष अपवर्तनांक तो बेसिकली ये तो क्लियर है कि पहला मीडियम एयर को छोड़कर कोई भी हो सकता है, दूसरा मीडियम कोई दूसरा होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मैं लिखूँ, यहीं पे हम लिखते हैं सपोज WNG है, तो ये क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। किसका, ग्लास का। ग्लास का ये क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। पढ़ने के सेंस में जब हम लोग बात किए थे, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो दूसरे का ही होगा, पहले के सापेक्ष दूसरे का। तो यहां पे क्या है कि हमने लिखा है वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट ये हमारा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आई होप अब तक की बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। मीन्स आपको यहां पे यही ध्यान रखना है कि G एंड W अगर लिखें तो भी ये क्या है, हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बस आपको याद रखना है कि पहला मीडियम हमारा एयर नहीं होना चाहिए। अगर एयर हो जाएगा तो फिर वो हमारा मीडियम क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो पहला मीडियम अगर एयर नहीं है, एयर को छोड़कर कुछ दूसरा है, और दूसरा मीडियम अगर हमारा दूसरा कोई है, एयर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहला मीडियम अगर यहाँ पे क्या है, निर्वात या वायु के अतिरिक्त दूसरा कोई मीडियम है, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं स्नेल के जर्नल फॉर्म की। स्नेल का जो फार्मूला आपने पढ़ा था उसका व्यापक रूप क्या है, स्नेल का व्यापक रूप। व्यापक रूप ये क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। आप लोगों ने जब अपवर्तनांक पढ़ा होगा, यानी कि स्नेल का नियम पीछे, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि जो अपवर्तनांक होता है ये पहले और दूसरे माध्यमों के लिए जो निष्पत्ति आती है, रेशियो एक शब्द वहां पे मिला होगा, रेशियो होता है, ऐसा आपको मिला होगा। तो वहां पे स्नेल का नियम क्या है, स्नेल के नियम से ही चलते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो आपको क्या मिलेगा, साइन आई बाई साइन आर। अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मान लें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और दूसरे का N2 है, ये क्या है, एब्सोल्यूट है। अगर हम ये सपोज करें कि फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1n2। बट ये क्या होता है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप N2 बाई N1, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का। ये एक क्या है, रेशियो है ना, ये एक रेशियो है। जिसका अपवर्तनांक रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा और जिसके सापेक्ष रहेगा वो डिनोमिनेटर में। मतलब इसी तरह से आप क्या पढ़ते हैं, भिन्न को पढ़ते हैं ना। जैसे 3/4 हुआ, तो 3 क्या है, विद रिस्पेक्ट टू 4 है, यानी कि 4 के सापेक्ष 3, 4 के सापेक्ष 3 है,
तो 1 के सापेक्ष 2 है, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, n2/n1 लिखना है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin i बाई साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, बस हो गया। यही स्नेल के लॉ का क्या है, जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है। ठीक है ना, ये स्नेल के नियम का व्यापक रूप है। अगर आपसे कभी हो सकता है पूछ लिया जाए 1 नंबर में कि स्नेल के नियम का व्यापक रूप लिखिए, तो आप लिखेंगे n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। इसको याद करने का एक तरीका और भी है, यहां देखिए वो तरीका। n1 ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ऐसा है, आपका इंसिडेंस एंगल जो यहाँ पे बनता है आई, यहाँ पे बनता है, और रिफ्रैक्टिव एंगल यहाँ पे आपका बनता है आर। तो आप जिस मीडियम में खड़े हैं, यानी कि लाइट रेज जहाँ से आ रही है, आप सपोज कर लें कि आप पहले मीडियम में खड़े हैं, तो पहले मीडियम से लाइट रेज आ रही है, आप ऑब्जेक्ट हैं या कोई लाइट सोर्स है, ऐसा आप माने कि फर्स्ट मीडियम में अगर हम होंगे तो फर्स्ट मीडियम के साथ जो एंगल बनेगा, फर्स्ट मीडियम में अगर आप हैं या जिस मीडियम में है उसके साथ में जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ में, उस मीडियम और उस एंगल के साइन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरे मीडियम के एंगल के साइन का प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। मतलब जिस भी मीडियम को लेंगे उसमें जो एंगल बनेगा उसका साइन निकालें, तो साइन के साथ में उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कर दें, इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरे मीडियम में जो आपका एंगल बनेगा उसका साइन निकालें और उसका दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ प्रोडक्ट कर दें, और ये दोनों इक्वल होते हैं। यही स्नेल्स लॉ का जनरल फॉर्म है, यही स्नेल्स लॉ का व्यापक रूप है। तो चलिए अब अपवर्तनांक के और कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश के वेग के पदों में अगर अपवर्तनांक को लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, किस टर्म्स में, प्रकाश के वेग के पदों में। चलिए ये भी देखते हैं। ये आपका एक नया पॉइंट हो गया, प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक। ठीक है ना, यहां पे अपवर्तनांक भी लिख देता हूं। किस तरह से होगा, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। वैसे आप ये चीज़ पूरी तरह से यहाँ से और इजी हो जाएगा आपको याद रखना, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2/n1 हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो आगे रहता है, देखिए जैसे 1 या 2 है, जो सबसे आगे है यहाँ पे वो सबसे पहले रहेगा। या आप ऐसा याद रख लीजिए कि आपको पहले यहाँ पे 1 मिल रहा है, बाद में क्या मिल रहा है 2, तो बाद वाला अंश में होगा और पहले वाला हर में होगा, बाद वाला अंश में होगा और पहले वाला हर में होगा। इस तरह से आप इसका रेशियो याद रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये होता है। हाइगेंस आप आगे पढ़ेंगे, ये आप मिलेगा आपको वेव ऑप्टिक्स में। तो हाइगेंस ने भी एक वहाँ पे अपना एक नियम दिया था। हाइगेंस ने ये बताया था कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, v1/v2। मतलब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1/v2। ये वहाँ भी आप अपवर्तन का नियम हाइगेंस के अनुसार पढ़ेंगे। तो आप अभी के लिए बस इतना याद रखें कि ये हाइगेंस के अनुसार है। किसके अनुसार है, हाइगेंस के अनुसार। जब आप रे ऑप्टिक्स खत्म करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। हाइगेंस का भी परावर्तन का नियम है, अपवर्तन का नियम है। तो हाइगेंस के अनुसार ये होता है, बट
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक चीज़ तो कॉमन है, इनकी जो ये वाली साइड है जिसको आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों कॉमन है, यानी कि दोनों सेम सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम सेम होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं कि N2 बाई N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई V2। N2 बाई N1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1N2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ये क्या है, V1 क्या है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मतलब ये कि ये तब स्पीड ऑफ लाइट है जब तक उसका अपवर्तन नहीं हुआ है, और ये स्पीड ऑफ लाइट कौन सी है, V2। जब अपवर्तन हो जाता है प्रकाश का तब स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे आप इसको इस क्रम में याद रखें। अब यहाँ पे यही चीज आपको याद रखनी है, ये जो फार्मूला निकल के आ रहा है यहाँ से 1N2 इज इक्वल टू V1 बाई V2, यही क्या है, अपवर्तनांक के लिए प्रकाश का जो वेलोसिटी है उस टर्म में फार्मूला आपको मिल जा रहा है। अपवर्तनांक के लिए प्रकाश की वेलोसिटी के टर्म्स में ये फार्मूला आपको मिल रहा है। तो प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक आपका क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। N2 क्या है, N2 क्या है इसमें, N2 जो आपका सेकेंड मीडियम होगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 क्या है, पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, V1 क्या है, पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, और V2 क्या है, सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अभी ये भी हमने बताया कि V1 तब है जब अपवर्तन नहीं हुआ था, और V2 तब है जब अपवर्तन हो गया है। तो इस फार्मूले को भी आप याद रखें, ये आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि N2 बाई N1 इज इक्वल टू क्या होता है, V1 बाई V2। ये देखिए अपोजिट भी याद रख सकते हैं, 2112 याद रख लीजिए, 2112 यानी कि ये 2/1 1/2 ऐसा याद रख लेंगे। बट आपको याद रखना है ये N है, ये V है, ठीक है ना, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। इसको अपना सिस्टम होता है याद करने का, आप किस मेथड से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं उस तरीके से आप इजिली सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में फीड कर सकते हैं। तो आई होप अब तक की टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक मेंशन कर दीजिए, वो प्रॉब्लम हम आपकी दूर करने का 100% प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी पीछे, यानी कि जैसे ही हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था हमने बताया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो ये एक तो फार्मूला आ चुका है आपके सामने, ये फार्मूला तो आ ही चुका है। ये किस लिए आया है, जब हमने स्नेल्स लॉ और हाइगेंस के प्रिंसिपल को कंपेयर किया, अपवर्तन से संबंधित जो हाइगेंस का नियम है, तो यहां से ये फार्मूला आपको मिल गया। यानी कि आपको यहां से प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक मिल चुका है, प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक मिल चुका है। तो स्टार्ट ऑफ द टॉपिक हमने जब आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, तब आपको हमने फार्मूला बताया N इज इक्वल टू क्या होता है, C/V, और हमने ये बोला कि ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ये कहां से आया, देखिए ये वाला फार्मूला यहीं से ऑरिजिन हुआ है इसका। अब जरा सा ध्यान दें, ये क्या है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और यहां पे ये क्या है, ये हमारा सापेक्ष के लिए आया है, और सापेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक दोनों यहीं से बन सकता है। ये समझ लीजिए कि ये मेन फार्मूला है। अब यहां से 1N2 V1 बाई V2 ऐसा दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, निरपेक्ष में जब पहला मीडियम क्या होता है, पहला मीडियम आपका एयर होता है और सेकेंड एयर को छोड़ के कोई हो, तो यहां पे अगर इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या लिख दें, AN अदर मीडियम 2 कुछ भी है इज इक्वल टू क्या लिखें, V1 बाई V2 ऐसा लिख दें।
तो पहले मीडियम में ये v1 क्या हो जाएगा, c, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि एयर में क्या होती है, c होती है, और v2 में ये स्पीड हम मान लें v है, तो क्या हो जाएगा an2 इज इक्वल टू कितना, c बाई v। अब इसको a लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं, इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू c बाई v। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया था, ठीक है ना, इसका मेन सिस्टम यहाँ से है। तो पहले मीडियम में क्योंकि एयर को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र कहाँ से हमको मिला, कैसे मिला। तो ये है वो सिस्टम। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने ग्रुप में और लोगों से भी बोलिए कि इस चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद।